हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर पियर्सन सीरीज़। क्लास 8 और क्लास 9 का कंबाइन हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लासेस ले रहे हैं। कंबाइन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि क्लास 8 में और क्लास 9 में जो टॉपिक्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जो कुछ बेसिक्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इनफैक्ट जो एटॉमिक थ्योरीज़ है खास करके एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वो दोनों ही क्लासेज में अगर आप पियर्सन सीरीज़ को, पियर्सन की किताबों को देखेंगे तो यू विल फाइंड सिमिलर टॉपिक्स। तो मैंने सोचा कि अब अलग अलग लेक्चर ना करके एक साथ कर देते हैं ताकि आप लोग पढ़ लें, फिर जो क्लास 9 में जो चीज़ें हाई होंगी उसके लिए हम लोग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड टिल नाउ? वी हैव डिस्कस्ड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एंड द फर्स्ट atomic model which was proposed by J.J. Thomson, and that very model was named as Thomson atomic model. थॉमसन एटॉमिक मॉडल तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है? आप सबको याद होगा कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया कि जो आपका एटम है ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर in which electrons are embedded somewhere। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? स्टक हैं। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। अगर आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखना चाहेंगे तो दिस इज़ हाउ अ थॉमसन एटॉमिक मॉडल कैन बी व्यूड। ये एक स्फीयर है और आपका इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो कहीं कहीं एम्बेडेड है, यानी कि पूरा का पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड होते हैं। अब इस मॉडल में क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक पूरा का पूरा मास पूरे के पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि उस वक्त तक इतना इस्टेब्लिश हो गया था कि आपका जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नहीं है, बस प्रोटॉन का मास है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज का मास है। अब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अगर स्प्रेड है, फैला हुआ है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे, कुछ फोर्सेस होंगे अपोजिट चार्जेस के बीच में। अब इन फोर्सेस को बैलेंस कौन कर रहा है? ठीक है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो इन फोर्सेस हैं ये किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं और उस फोर्सेस के बाद एटम स्टेबल कैसे है। यानी कि थॉमसन का ये मॉडल इस बात को बताने के लिए पूरी तरह से फेल हो गया कि एटम किस तरह से स्टेबल है। ऑल्दो थॉमसन एटॉमिक मॉडल कंप्लीटली सक्सेसफुली एस्टेब्लिश द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस बात को उन्होंने पूरी तरह से बताया, सही तरीके से बताया। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। और ये बात समझ में भी आ गई, सबको समझ में आ गई। बट दूसरी बात जो कि एक एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जब इस बात को हम मानने लगते हैं तो हम एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उसके बीच के जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, ये किस तरह से बैलेंस हो रहे हैं, और इन फोर्सेस के बावजूद फिर एक एटम स्टेबल कैसे है। क्योंकि हम सबको पता है जितने ज़्यादा फोर्सेस होंगे उतना ज़्यादा हाई एनर्जी होगा, उतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आएगी। बट ऐसा नहीं होता है कि एटम स्टेबल होता है। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन साहब हमारे हो गए फेल। ये क्या था? थॉमसन का रिप्रेजेंटेशन। आ रही बात समझ में? और दूसरी बड़ी खामी, दूसरा बड़ा ड्रॉबैक, दूसरा बड़ा डिमेरिट जो था थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में, वो क्या था? वो इसी के एक रिसर्च स्टूडेंट, फॉर्मर रिसर्च स्टूडेंट ने थॉमसन की बात को सही साबित करने के लिए, रिमेंबर दिस, वो थॉमसन का बहुत बड़ा एडमायरर था। ही वॉज अ बिग एडमायरर ऑफ थॉमसन। वाई? बिकॉज ही वॉज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ थॉमसन एंड हिज नेम इज रदरफोर्ड। कौन है वो? रदरफोर्ड है ग्रेट फिजिसिस्ट, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस, जिसको आप देखेंगे कि कितना बड़ा जीनियस था वो कौन था? ही वॉज द फॉर्मर रिसर्च स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। अब जब थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया तो उसे एक आइडिया आया। अब वो आइडिया क्या था? आई विल एक्सप्लेन लेटर, कि मैं इस बात को सही साबित करूंगा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ। वाई? बिकॉज थॉमसन डिडंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस।
he just proposed a model. He didn't have any experimental evidence behind his model. So रदरफोर्ड ने सोचा चलो इसे हम सही साबित करते हैं. Then he experimented on it, और उसके एक्सपेरिमेंट के बाद ये मॉडल पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया. यानी कि इस मॉडल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया आफ्टर दैट वेरी रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट. एंड दैट वेरी रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट वाज known as Rutherford alpha scattering experiment. And this class, and in this particular lecture, I am going to discuss that very revolutionary, the great experiment that ever happened in the field of science, जो साइंस की दुनिया में एक भौचाल लेके आ गया, एक भौकाल लेके आ गया. और उसी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो what were the shortcomings of Thomson's atomic model? He could not explain the stability of an atom, and after the Rutherford alpha scattering experiment, his model was completely rejected. Even if you don't make any note, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीधे हम लोग जंप करते हैं किधर, रदरफोर्ड के अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ. आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब थॉमसन फेल ही हो गया तो उसके ड्रॉबैक्स को जान के कोई फ़ायदा ही नहीं है. ठीक है, मेरी बात समझ में रहे हैं आप. चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी. रिमेंबर, अब तक हम लोग किसको डिस्कवर नहीं किए हैं? न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया है, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी हुई नहीं है. अब बात क्या है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कब प्रपोज हुआ? 1898 में, यानी कि 19th सेंचुरी के ऑलमोस्ट अख्ताम में, जब एंड हो रहा था 19th सेंचुरी, देन थॉमसन हैज़ प्रपोज हिज एटॉमिक मॉडल. ओके, अब उसी दौरान एक दूसरी दुनिया, चाहे आप केमिस्ट्री की दुनिया कह लें या फिर आप वो फिजिक्स की दुनिया कह लें, वो उरूज पे था. उरूज इन द सेंस ऑफ ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था. डेवलप कौन सी दुनिया है? एंड दैट वेरी फील्ड ऑफ स्टडी इज़ रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी की पूरी कहानी आप हायर क्लास में जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी है क्या. अब इस रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हुई किससे? अगर आप इसको देखेंगे, इसमें और भी नाम आते हैं, लेकिन जो स्पेशल नाम है वो है हेनरी बी क्वेरल. अब हेनरी बी क्वेरल ने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने देखा कि कुछ हैवियर जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम खुद से कुछ रेज इमिट कर रहे हैं. समझ में आ रही बात? एटम से रेज निकल रहे हैं, और इस फेनोमेनन को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी, और उन एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. समझ में आ रही बात? क्या देखा कि देयर आर सम हैवियर एलिमेंट्स विच एमिट रेज, रेडिएशन इटसेल्फ, जो खुद कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं. इस फेनोमेनन को क्या नाम दिया गया? रेडियो एक्टिविटी. और उन एलिमेंट्स को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो शो करता है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे. यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो रेज निकलते हैं, इन रेज को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव रेज. समझ में आ रही बात? अब ये रेडियो एक्टिव रेज जो थे ये अलग अलग तरह के थे. आपने नाम सुना होगा अल्फ़ा रेज, इसमें बीटा रेज, एंड देन वी हैव गामा रेज. ठीक है, हम सबको डिटेल तो नहीं पढ़ने जाएंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट द क्लास ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बट हम इसमें जानेंगे अल्फ़ा रेज के बारे में. क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इट मीन्स वी हैव अल्फ़ा पार्टिकल्स, हमारे पास अल्फ़ा रेज होंगे. अब ये अल्फ़ा रेज क्या है? किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं, रेज हैं. रिमेंबर, ये बात तो आपको क्लियर हो गई. अब हम आगे आते हैं कहानी में. अब 1906 में, इन 1906 व्हाट हैपन? 1906 में, 1898 में थॉमसन का मॉडल आया. अब 1906 में रदरफोर्ड ने एक प्रपोजल डाला, एक सजेशन दिया कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई एट दैट टाइम. उन्होंने कहा कि मैं इन रेडियो एक्टिव रेज से, यानी कि इन रेज को मैं एटम पे इन्वेस्टिगेट के लिए यूज़ करूँगा. यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको प्रपोज किसने किया था? थॉमसन.
उसको मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियो एक्टिव रेज। समझ में आ रही बात, ये आइडिया प्रपोज हो गया और उन्होंने 1909 में मेरे ख्याल से इस एक्सपेरिमेंट को किया, ओके, या फिर 1911 में, 1909 में मेरे ख्याल से उसको किया, फिर 1911 में उसको रिपीट किया, फिर हमारे पास मॉडल वगैरह आया। तो ये साल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप सुने कि उन्होंने एक आइडिया दिया, फिर लोग उसको माने, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी अल्फ़ा रेज क्या है हम लोग देख लेते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी। इसी रेडियो एक्टिविटी की मदद से रदरफोर्ड वाज अ अर्ली पायोनियर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इनफैक्ट अल्फ़ा रेज की सारी प्रॉपर्टीज़ को किसने बताया, रदरफोर्ड ने। रिमेंबर दिस, अल्फ़ा रेज की सारी प्रॉपर्टीज़ को, अल्फ़ा रेज क्या है, उसमें कितना मास है, कितना चार्ज है, इसको बताने वाला कौन था, रदरफोर्ड हैज़ एस्टेब्लिशेज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स या फिर अल्फ़ा रेज। तो हम लोग जान लेते हैं कि अल्फ़ा रेज क्या है या फिर अल्फ़ा रेडिएशन, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है। अल्फ़ा रेज भी कह सकते हैं इसको आप, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स के तरह भी बिहेव करते हैं। अब ये है क्या, दिस इज़ अल्फ़ा, इसको आप अल्फ़ा पढ़ेंगे, अल्फ़ा रेज और अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये क्या है, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ओके, और नंबर 2 4 यूनिट इसका मास है। ये 2 बातें इसके साथ है। और जब भी हम लोग किसी का चार्ज और मास को दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, ओके। अब इसका 2 पॉजिटिव चार्ज है, 4 इसका मास है। देखा क्या गया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करता है तो ये हीलियम के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप हीलियम के एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो आपका हीलियम +2 बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, और ये हीलियम +2 ही क्या है, इक्विवेलेंट, दिस इज़ योर अल्फ़ा पार्टिकल, ओके। एक अल्फ़ा पार्टिकल हुआ ये, समझ में आ रही बात, हीलियम +2, ओके। ये दिस इज़ हाउ अल्फ़ा पार्टिकल लुक्स। इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स है क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स having 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास, दिस इज़ द अल्फ़ा रेज एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं और एक्सपेरिमेंट के सेटअप को देखते हैं, ओके। अब साथ है मेरे, चलें, अल्फ़ा रेज आपको क्लियर हो गया। हम लोग पूरी रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस नहीं कर रहे, रिमेंबर दिस। चलें आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा रेज समझ में आ रही है आपको बात, अल्फ़ा रेज इज़ नथिंग बट हीलियम का न्यूक्लियस है एक तरह से। अभी अगर हम लोग देखें, हीलियम ही है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ओके। अभी आप देखेंगे कि ये हीलियम क्या है, धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी कुछ, क्योंकि आप यू आर इन वेरी अर्ली स्टेज ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको बहुत चीज़ें कम समझ आ सकती है, फिर भी आप आइडियाज़ लेते जाएँ। तो क्या है हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम से पहले हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फ़ा, that is अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें उन्होंने क्या किया, व्हाट वाज हिज सेटअप, उन्होंने लिया एक सोर्स ऑफ, हमारे पास यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ओके। अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स हो गया ये। अब इन यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करेंगे बंच रेज के फॉर्म में। इसको इन्होंने एक लेड के प्लेस से पास किया, ओके। यहाँ पर एक होल है, इस तरह से रखा गया है, इससे पास किया, ओके। और इसका बम्बार्डमेंट उन्होंने कराया किस पे, एक बहुत ही पतले से गोल्ड फॉयल पे। ये क्या है आपका लेड प्लेट जिसमें एक होल है, इससे होकर ये इससे क्यों पास कराया, ताकि पहले जो रेज जा रहे हैं ये फैल ना जाए,
यहाँ से अल्फ़ा रेज, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, इससे पास हो गया अल्फ़ा रेज। अब इसका बम्बार्डमेंट किस में हुआ? गोल्ड फॉयल में। मैं बताता हूँ कि ये गोल्ड फॉयल कैसा है। दिस इज़ योर गोल्ड फॉयल, ये आपका गोल्ड फॉयल है। अब ये गोल्ड फॉयल का जो थिकनेस है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका थिकनेस इज़ अबाउट 100 नैनोमीटर। इमेजिन दिस, ओके। एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 100 नैनोमीटर इज़ द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल। यानी कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल को कितना पतला कर दिया कि आप उसको कंसीडर कर सकते हैं ऑलमोस्ट एटॉमिक लेवल पे, ओके। अब हुआ क्या? ये तो सेटअप है मेरा। रदरफोर्ड क्या अकेले था? कहानी ये है, क्या रदरफोर्ड अकेले था? नहीं, रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सौंपा। उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट्स को चुना जो अब तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे, और वो दोनों स्टूडेंट्स 20 साल के स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट। और उनका नाम क्या था? रदरफोर्ड हो गया एक, उसके 2 स्टूडेंट्स। इसके स्टूडेंट्स कौन कौन थे? क्योंकि उनका नाम नहीं लेंगे तो क्रेडिट नहीं जाएगा। स्टूडेंट्स एक था हैंस गीगर और दूसरा था मार्डसन, आई थिंक अर्न्स्ट मार्डसन। ई स्पेलिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। ERNEST, अर्नेस्ट मार्डसन। ये दोनों क्या थे? उसके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जो अब तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे पूरी तरह से, बट दे हैव वेरी गुड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वो एक्सपेरिमेंट में बहुत एक्सपर्ट्स थे। दैट इज़ वाई रदरफोर्ड हैज़ चूजन देयर स्टूडेंट्स, ओके। ये सेटअप था। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लेड प्लेट से पास कराया। लेड प्लेट स्कैटरिंग से बचाता है, विच इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो स्कैटर करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रिमेंबर। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कहाँ पर हो रहा है? वैक्यूम में, VACUUM। दिस इज़ वैक्यूम चैम्बर में पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब आपका जो गोल्ड फॉयल है, दिस गोल्ड फॉयल हैज़ सर्कुलर, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर स्क्रीन है। अ सर्कुलर स्क्रीन किस तरह से? इस तरह से, समझ में आ रही बात? इस तरह से सर्कुलर स्क्रीन है, यहाँ गोल्ड फॉयल है और ये ऑलमोस्ट इसके सामने तक इस तरह से रखा गया है। दिस इज योर गोल्ड फॉयल और ये आपका सर्कुलर स्क्रीन है। और ये सर्कुलर स्क्रीन जो है किससे कोटेड है? इसमें ZnS कोटिंग है। ZnS कोटिंग क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मैंने आप लोग को पहले ही बताया व्हाट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जो क्या करता है? इनविजिबल पार्टिकल को सेंस करता है। व्हेन सच इनविजिबल पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन इट्स सरफेस, जब कोई इनविजिबल पार्टिकल आ रहा है, यू कांट सी, बट जब वो उससे स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करने लगता है, ब्राइट स्पॉट शो करता है। दिस इज़ हाउ यू कैन सेंस। समझ में आ रही है आपको बात? अब क्या हुआ? जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक बहुत ही पतला सा गोल्ड फॉयल लिया, हुआ क्या? अब क्या हुआ इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने सोचा क्या था। व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग? अब हमारे पास कमिंग बैक टू द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुछ इस प्रकार था, इसमें नेगेटिव चार्जेस थे कहीं कहीं और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज था। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह नहीं है, पूरा का पूरा फैला हुआ है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं किसी अगर बॉडी से इमिट कर रही है तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होंगे ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं। हाई एनर्जी बोले तो हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही तेज़ जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ इस गोल्ड फॉयल पे क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। तो व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग? रदरफोर्ड वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस इतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। भले ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्सन। बट ये पॉजिटिव चार्जेस एक जगह नहीं है, पूरे के पूरे एटम में फैले हुए हैं। तो जब कोई हाई स्पीड में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये बस इट विल बेयरली डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से हल्का सा मुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात?
हल्का सा मुड़ जाएगा, हल्का सा मुड़ जाएगा, उसका पाथ हल्का सा डेविएट हो जाएगा और उसके स्पीड में कमी आ जाएगी, उसके स्पीड में कमी आ जाएगी, उसका स्पीड कम हो जाएगा। दिस वॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ रदरफोर्ड, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्हें क्या मिला कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स, ज़्यादातर जो रेज हैं वो एक ही जगह ब्राइट स्पॉट देने लगे। ठीक है, ये पहला उसका ऑब्जर्वेशन था कि ज़्यादातर जो रेज हैं वो एक ही जगह जाके आपको ब्राइट स्पॉट शो करने लगा। दिस वाज, ये क्या था, ब्राइट स्पॉट, या फिर इसको आप कह सकते हैं टाइनी फ्लैशेस। टाइनी फ्लैशेस, ओके। तो ज़्यादातर टाइनी फ्लैशेस कहाँ दिखे, जिस तरह से रेज जा रहे थे उसके जस्ट सामने। तो रदरफोर्ड को अब तो बात इंटरेस्टिंग लगने लगी कि नहीं, होना क्या चाहिए था, सारे के सारे रेज हल्का सा अपने पास से डेविएट हो जाने चाहिए, उसके स्पीड में कमी आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ, कुछ रेज, मैं इसको बोल्ड लाइन से दिखा रहा हूँ, मतलब ज़्यादातर, अब इसमें से कुछ कुछ अपने पास से डेविएट हुए हल्का सा, ओके, कुछ थोड़े बड़े एंगल में डेविएट हुए, कुछ और बड़े एंगल में डेविएट हुए, कुछ और बड़े एंगल में डेविएट हुए। समझ में आ रही बात, बड़े बड़े एंगल में डेविएट हुए, कुछ ऑलमोस्ट वापस आ गए, कुछ ऑलमोस्ट वापस आ गए। समझ में आ रही बात, आप इस तरह से टाइनी फ्लैशेस को दिखा सकते हैं। क्या हुआ, उनको क्या लगा था कि अब जाएगा, हल्का सा डेविएट हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ज़्यादातर पास हो गया, कुछ हल्का सा तो डेविएट हुए, और कुछ बड़े एंगल से डेविएट हुए, और कुछ ऑलमोस्ट बाउंस बैक कर गए, 180 डिग्री पर वापस आ गए। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। अगर आप ऑब्जर्वेशंस को लिखना चाहेंगे, ये उसका सेटअप था। व्हाट ही डिड, ही टूक अ सोर्स ऑफ ही टूक अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि इसके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ओके, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल्स, और ये अल्फा पार्टिकल्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स है जो गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रही है और ज़्यादातर पास हो जा रही है। कुछ अपने पास से डेविएट हो जा रहे हैं, कुछ बड़े एंगल्स पे डेविएट हो रहे हैं, कुछ ऑलमोस्ट, कुछ क्या बहुत ही कम, ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, अपने पास से जिस तरह से जा रहे थे उस तरह से वापस आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि दे आर बाउंस्ड बैक। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। ये आपको क्लियर हो गई बात। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस। आई हैव टोल्ड यू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, बट सिर्फ बोलने से नहीं होता है, लिखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी वेरी रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट, ओके। इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से नेक्स्ट जितने सारे मॉडल्स आए हैं, इसी की मदद से सारे के सारे मॉडल्स को इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ओके। लिखना चाह रहे हैं, आप भी लिखते जाएं साथ साथ। अब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 3 नाम, तीनों नाम को आप जहन में रखेंगे, रदरफोर्ड हिमसेल्फ एंड हिज 2 स्टूडेंट्स, गीगर एंड मार्ट्स, ओके। अब ऑब्जर्वेशंस क्या था, ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स या फिर रेज वर पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ज़्यादातर बिना किसी डिफ्लेक्शन से जैसे गए वैसे ही पास हो गए। समझ में आ रही बात। नंबर 2, रिमेंबर वाई ही यूज्ड गोल्ड फॉयल, क्योंकि गोल्ड फॉयल क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल है। गोल्ड फॉयल से पतला कोई चादर आप नहीं बना सकते हैं, दैट इज़ वाई ही यूज गोल्ड फॉयल। इतना पतला, यू कैन थिंक ऑफ द थिकनेस 100 नैनोमीटर, कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि ज़्यादा उसके लेयर, उसके जो लेयर्स बने हुए हैं एटम्स के 2 या 3 मैक्सिमम लेयर्स हैं, इतना पतला बना दिया गया था। नंबर 2,
नंबर सेकंड, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, इंस्टीड ऑफ राइटिंग पार्टिकल्स अल्फा रेज लिखें आप। ओके, मैं भी रेज लिखता हूँ क्योंकि जब प्रोपगेट कर रही है तो रेज लिखना ज़्यादा बेहतर है। फ्यू अल्फा रेज deviated from its path with small angles। ओके, ऐसे जा रहा है और अपने पास से हल्का सा डेविएट हो गया, ये स्मॉल एंगल या फिर ये एंगल, इस तरह के छोटे छोटे एंगल्स बने। और नंबर थर्ड जो है, द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत ही कम कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये स्मॉल एंगल्स एंड लार्ज एंगल्स हो सकता है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। बट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ से रदरफोर्ड को सारा का सारा आइडिया मिला, वो था वेरी फ्यू। अब ये वेरी फ्यू मतलब क्या है? वेरी फ्यू मतलब 1 in almost 1 in 20,000। दिस वॉज द डाटा। अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने ये डाटा भी निकाला। ये जाहिर सी बात है, जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो डाटा को ऑब्जर्व करता है, उसको नोट डाउन करता है। तो उसे क्या मिला कि 20,000 में एक 1 in 20,000 अल्फा रेज, ओके, बाउंस बैक। ओके, क्या हुआ? बाउंस बैक हो गया। इट मीन्स डिफ्लेक्टेड बाई नियरली 180 डिग्री। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्या हो गया? 20,000 में एक बाउंस बैक कर गया, वापस आ गया लगभग 180 डिग्री में, जैसे गया वैसे वापस आ गया। रदरफोर्ड वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स। रदरफोर्ड कभी ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूरी तरह पास भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट होगा, सीधा नहीं चला जाएगा। रदरफोर्ड वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली दिस, कि अपने पास से हल्का सा डेविएट हो जाएगा। ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे व्हाट हैज़ ही कंक्लूडेड। तो लेट्स गो टू द कंक्लूजन, क्योंकि थोड़ा जितना जल्दी करेंगे उतना आसान होगा। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने देखा, सेटअप देखा, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ आपने देखा, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुए आपने देखा। व्हाट ही डिड, ही बम्बार्डेड हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स टू अ गोल्ड फॉयल विच हैज़ अ सर्कुलर स्क्रीन, जहाँ पर आपको टाइनी फ्लैशेस दिखे, ज़्यादातर पास हो गए, कुछ डेविएट हो गए, कुछ वापस आ गए। ये था एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशंस हो गया। नाउ व्हाट हैज़ ही कंक्लूडेड, व्हाट वाज हिज कंक्लूजन। लेट्स सी द कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन्स को अगर आप देखेंगे, क्या होगा? ज़्यादातर पास हो गए, ज़्यादातर अल्फा रेज गए, पास हो गए, गए पास हो गए, गए पास हो गए। व्हाट इट शोज़, कब कोई जगह से कोई चीज़ कैसे पास हो जाता है? जब वहाँ पर खाली स्थान हो। ये शो करता है, ज़्यादातर पास होने से ये शो करता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज़ एम्प्टी। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज़ एम्प्टी। नंबर 2, बहुत ही कम अल्फा रेज अपने पास से डेविएट हो गए, या फिर गए तो 20,000 में एक वापस आए। अब अपने पास से डेविएट हो गए, बहुत ही कम। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है, किसी एक जगह पे है, और वो बहुत ही छोटे जगह में है। ओके, और क्योंकि अगर उससे डायरेक्टली कोई स्ट्राइक किया, पार्टिकल बगल आसपास गया तो वो डेविएट हो गया, आसपास भी गया तो डेविएट हो गया, लेकिन जब उससे स्ट्राइक किया तो वापस आ गया, स्ट्राइक किया वापस आ गया। इसका मतलब रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं, वो
उसको वापस कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई है। इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करने का मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह है, न कि पूरे के पूरे एटम में स्कैटर्ड है। इसी तरह से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से निष्कासित हो गया, खारिज हो गया, एक्सपेल हो गया पूरी तरह से। किसका? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। क्यों? क्योंकि एस रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था कि पास हो जाएगा हल्का सा डेविएट होकर, लेकिन ये पूरी तरह से जब टकराया तो बाउंस बैक कर गया। इसका मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, नंबर सेकेंड, ऑल दी, कहाँ से कंक्लूजन निकल रहा आपको समझ में आ रही बात? ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज concentrated at very small region which produced very strong repulsive कूलम्बिक फोर्स। ओके, कूलम्बिक नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होते हैं इसको कूलम साहब ने स्टडी किया है, इसलिए उसको कूलम्बिक कहा जाता है। वेरी स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स, ओके, विच प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स टू अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अब ये बहुत ही स्मॉल कैसे पता चला? क्योंकि कुछ ही रेडिएट हुए और 20,000 में एक वापस आए। दिस वाज द सेकंड कंक्लूजन। अब थर्ड कंक्लूजन क्या था? अपने कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने कहा कि एटम और एटम, अब न्यूक्लियस अभी टर्म आया नहीं है, बाद में अपने मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस कहा है, लेकिन अभी हम इसको यहाँ समझने के लिए न्यूक्लियस टर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब न्यूक्लियस वो जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। वेरी स्मॉल रीजन जो है जहाँ पर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हैं? कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इस रीजन को बाद में उन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि द साइज ऑफ एन एटम, सॉरी, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं उसका साइज नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज compared to the size of an atom। उन्होंने सिर्फ इतनी बात नहीं की, उन्होंने कैलकुलेशन भी बताया। व्हाट वाज हिज कैलकुलेशन? उनका कैलकुलेशन ये था कि अगर एटम का न्यूक्लियस, क्या बताया उन्होंने? एटम का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ द एटम, दोनों को कैलकुलेट किया। दोनों का एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक मैथमेटिकल वैल्यू दिया, बताया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है दिस इज़ 10 to the power -15 मीटर एंड दिस इज़ 10 to the power -10 मीटर। तो इससे आपको पता लग सकता है कि जो एटम का साइज़ है न्यूक्लियस के साइज़ से 10 to the power 5 टाइम्स ज़्यादा है। द साइज ऑफ द एटम इज़ 10 to the power 5 टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब 10 to the power 5 टाइम्स, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा है? तो हम कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है। आप समझ सकते हैं मेरी बात। अब ये था उसका कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशंस ऑन दैट बेसिस ही हैड कंक्लूडेड सम ऑफ द थिंग्स। अब इन कंक्लूज़न के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल को इस्टेब्लिश किया, अपने मॉडल को प्रपोज किया। इस मॉडल को कुछ लोग रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं,
या फिर इसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। लेट्स सी रदरफोर्ड ने कौन कौन सी बातें अपने इस मॉडल में की और इस मॉडल के सहारे आज हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री में कितना आगे पहुंच चुके हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आप इसे लिखते जाएं, आप घबराएं ना, आप बस मेरे साथ रहें, चलते बने। चलिए, कंक्लूजन्स हो गया। नाउ वी हैव रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ओके, क्या है हमारे पास अब? ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल scattering experiment, he gave his nuclear model, जिसको आप बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। क्या बोलते हैं हम लोग? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हमें नया टर्मिनोलॉजी दिया जिसका नाम था न्यूक्लियस। अब ध्यान रहे, स्कैटरिंग नाम क्यों हुआ? क्योंकि आप सब देख सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल बस पास नहीं हो गए, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर कर गए। इसीलिए रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल क्या किया, जब गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किया तो वो स्कैटर कर गया। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में क्या क्या बातें हैं? सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल द मास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में ही सारा का सारा मास है ये माना जा रहा था। हालांकि बाद में ये पता चला कि एटम का जो मास है ये दो फैक्टर पे, दो पार्टिकल पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए कहा जाता था कि प्रोटॉन का ही सारा मास होता है। तो नंबर 1 जो उसका स्टेटमेंट था, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज, इसी को कहते हैं हम लोग प्रोटॉन्स, आर प्रेजेंट, गिव मी अ सेकंड, ओके। सो क्या बात कर रहा था मैं कह रहा था कि पूरा का पूरा मास और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा नहीं, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट at extremely small and highly dense region of the atom. Okay, and this region is the central region. This central region of an atom is called as nucleus. ओके, इसी को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और दिस इज़ हाउ हम कह सकते हैं रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया किसको? न्यूक्लियस को। नंबर 1। नाउ नंबर 2, अब इलेक्ट्रॉन की तो हो गई बात प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? तो इलेक्ट्रॉन समवेयर अराउंड द न्यूक्लियस, ज़्यादातर स्पेस खाली है, कुछ दूरी पर वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं विद वेरी हाई स्पीड, विद वेरी हाई स्पीड। और जहाँ पे वो घूम रहे हैं तो वो अपना जो पाथ बना रहा है, ये सर्कुलर पाथ बना रहा है। और इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने एक नाम दिया, ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया? ऑर्बिट्स। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स
जो हैं आर रिवॉल्विंग, कहाँ पर? न्यूक्लियस के चारों तरफ, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस with very high speed, with very high speed in with very high speed पहले नहीं लिखेंगे, चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर paths called orbits. Okay, called orbits. Electrons are revolving around the nucleus in circular paths called orbits with very high speed. With very high speed, so that this is very important. उन्होंने जाहिर सी बात है ही कांट इग्नोर द फिजिक्स, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा उस इलेक्ट्रॉन पे। अब रदरफोर्ड क्या कह रहा है कि जब वो घूम रहा है तो उसका स्पीड बहुत हाई है, स्पीड हाई होने की वजह से वो किस चीज़ से बच रहा है? वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर paths called orbit with very high speed, so that they can, that is electrons, so that they can overcome the strong nuclear attraction. Okay, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या कर सके? ओवरकम कर सके। दिस वाज द सेकंड स्टेटमेंट। एंड व्हाट वाज द थर्ड वेरी स्टेटमेंट? थर्ड वेरी स्टेटमेंट क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहे हैं, अगर उसकी एनर्जी हाई है तो हो सकता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन्स एटम का पार्ट है और एक एटम का जो मेन पार्ट हो गया वो क्या हो गया? सेंटर, उसका सेंट्रल रीजन विच इज़ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन उस पाथ में बांधे रख रहा है, उस पाथ में रहने के लिए मजबूर कर रहा है? तो क्या है कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इतना ज़्यादा नहीं है कि इस पर फॉल कर जाए, बट इतना भी कम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द थर्ड वेरी स्टेटमेंट। आई डोंट हैव प्लेस हेयर, तो तीसरा यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction. Okay, electrostatic force of attraction is a type of force which exists between two opposite charges. चार्जेस के बीच के फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और जब वो दो अपोजिट चार्जेस हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जाहिर सी बात है, चार्ज का बेसिक नेचर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ चार्ज। तो दिस इज व्हाट लुक्स लाइक रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को क्या कहा जाता है? रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल। इसको क्या कहा जाता है? प्लानिटरी मॉडल ऑल्सो कहा जाता है, प्लानिटरी मॉडल भी कहा जाता है। वाई दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल? तो आप समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को आप सन कंसीडर कर सकते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ हाउ आप कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल को प्लानिटरी मॉडल से भी रिजेंबल किया जाता है। तो ये हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप लाइक करें, आप अपनी बातों को, अपनी राय को ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तुरंत ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए पीस आउट एंड एन्जॉय रीडिंग एंड studying chemistry.